मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है राजनय के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। इससे पूर्व के अध्ययन सत्रों में हमने विदेश नीति और राजनय के संबंधों पर चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि विदेश नीति एक तरह से मस्तिष्क का अभिकरण है किसी राष्ट्र का, और वो राज्य विदेश नीति का निर्धारण करता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि वो किस विदेश नीति पर चलेगा, और उस विदेश नीति पर राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए उसको क्रियान्वित करने का काम, उस विदेश नीति पर चलने का काम राजनय के द्वारा किया जाता है, डिप्लोमेसी के द्वारा किया जाता है। अब ये राजनय के किस प्रकार से कार्य करेगा, कौन से रूपों पर चलेगा, इसके बहुत सारे रूप हैं। राजनय के सबसे पहले तो दो रूप हम मान सकते हैं, एक तो पुराना राजनय और दूसरा नया राजनय। पुराना राजनय हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में जब राजदूत स्वयं मीलों दूर, कोसों दूर दूसरे राष्ट्र के वहाँ पर राजदूतों की नियुक्ति करते थे और राजनयिक वहाँ जाकर रहते थे, और ऐसे राजनयिक अपने निर्णय लेने में पूर्णतया उनको आधिकारिक होते थे, क्योंकि उनको अपने देश की राज्य सरकारों से या राजाओं से या जो भी देश की सरकार है उनसे संपर्क करने में काफ़ी वक्त लगता था, और ऐसी स्थिति में उनको स्थिति संभालने के लिए, अपने राष्ट्रों के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए तत्काल निर्णय लेने पड़ते थे, और इसके लिए उन्हें अधिकृत भी कर दिया जाता था। लेकिन नए राजनय में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो संचार के साधनों का है, और संचार के साधनों के माध्यम से राजनयिक अपने स्वयं के गृह प्रदेश से संपर्क रख सकते हैं और सरकारों से सलाह मशविरा भी कर सकते हैं। तो नया राजनय, अब नया राजनय जो है वो कई प्रकार का है, जैसे प्रजातंत्रात्मक राजनय, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, संसदीय राजनय, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, शिखर राजनय, समिट डिप्लोमेसी, सम्मेलनीय राजनय, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, व्यक्तिगत राजनय, पर्सनल डिप्लोमेसी, सर्वाधिकारवादी राजनय, टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, खुला राजनय और गुप्त राजनय, ओपन डिप्लोमेसी वर्सेस सीक्रेट डिप्लोमेसी, दुकानदार जैसा राजनय बनाम यौद्धिक राजनय, शॉपकीपर डिप्लोमेसी वर्सेस वॉरियर डिप्लोमेसी, प्रचार के द्वारा राजनय, डिप्लोमेसी बाय प्रोपेगेंडा, सहमिलन राजनय, कोलिएशन डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी के कई अन्य रूप भी आजकल देखने को मिलते हैं, जैसे सांस्कृतिक राजनय, कल्चरल डिप्लोमेसी, युद्ध पोत राजनय, गन बोट डिप्लोमेसी, सहायता का राजनय, एड डिप्लोमेसी। तो ये जो हैं ये राजनय के विभिन्न प्रकार हैं। तो राजनय इन विभिन्न प्रकारों के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ एक ही इनका रूप काम में लिया जाता है। कई बार अपने राज्य के उद्देश्यों को, हितों को सिद्ध करने के लिए इनमें से कई राजनय का एक साथ भी सहारा लिया जाता है, या फिर आवश्यकता पड़ने पर सभी राजनयों को इस्तेमाल किया जाने का जो ऑप्शन है वो खुला रखा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि राजनय के इन विभिन्न जो परस्पर स्वरूप हैं इनमें संबंध है, और इनमें से कुछ विरोधी प्रकृति के हैं और कुछ जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली प्रकृति के हैं। और ऐसा हो सकता है कि देश के राजनय में इनमें से कुछ रूप का प्रयोग किया जाए। तो जैसे उदाहरण के लिए एक राजनय तंत्रात्मक होने के साथ साथ प्रचार वाला भी हो सकता है, और खुले सम्मेलनों वाला भी हो सकता है, और दुकानदार जैसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी विद्वान कहते हैं कि ये अंतर नहीं है, बल्कि ये राजनय की विशेषता है कि आवश्यकता पड़ने पर
विभिन्न प्रकार की जो राजनय हैं उनका प्रयोग अपने राष्ट्र हितों की वृद्धि के लिए एक डिप्लोमेट करता है। सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो है प्रजातांत्रिक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। प्रजातांत्रिक राजनय जो है वो प्रजातंत्र की विचारधारा के साथ साथ विकसित हुआ है और प्रजातांत्रिक राज्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है और जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग सरकारें करती हैं उसके लिए अंतिम रूप से वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसी नियम के अनुसार प्रजातांत्रिक देशों के राजदूत अपने देशों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वास्तव में अपने मंत्रिमंडल का या अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन राजनयिकों पर सीधे सीधे विदेश मंत्री का नियंत्रण रहता है और ये विदेश मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद जनता का प्रतिनिधि होने के कारण जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से राजनयिक प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हैरल्ड निकलसन ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि राजनयिक सेवा नागरिक सेवा की एक शाखा होती है और इसलिए इसे राजनीति से दूर ही रखा जाता है। राजनयिक प्रतिनिधि सरकार के आदेशों का एज इट इज पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। अपने अनुभव से जो उनको ज्ञान मिलता है उसके आधार पे वे अनेक बार सरकार को परामर्श भी देते हैं और उन्हें कठिनाइयों से अवगत भी कराते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा उनका मत स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर उनका कर्तव्य है कि वे सिर्फ मंत्रियों के आदेशों का निर्विरोध पालन करें। तो 20वीं शताब्दी में प्रजातंत्रात्मक जो राजनय है वो काफी लोकप्रिय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी जनता की इच्छा को महत्व दिया जाने लगा। प्रजातांत्रिक राजनय का जो सही विकास है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भी कई देशों ने प्रजातांत्रिक राजनय को यूज में या इस्तेमाल में लिया था क्योंकि वहां प्रजातांत्रिक देशों की प्रजातांत्रिक सरकारें थी। तो उन्होंने ऐसा दावा किया कि वो प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनका पालन करते हुए राजनय कर रहे हैं। लेकिन इन देशों ने भी कई बार गुप्त संधियां की और इन गुप्त संधियों की जानकारी उन देशों की जनता को नहीं हुई और फलतः जब युद्ध छिड़ जाते थे तब उन देशों की जनता को ये मालूम होता था कि वो उस युद्ध में शामिल हो गए हैं। तो इन गुप्त संधियों को हम प्रजातांत्रिक राजनय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो भी संधि और समझौते किए गए उसके लिए संसद को इससे अनजान रखा गया और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो इसलिए गुप्त संधियों को विश्व शांति के साथ खतरनाक माना गया विश्व शांति के लिए और उनको अप्रजातांत्रिक होने की भी संज्ञा दी गई। तो अब ये माना जाता है कि भविष्य में अगर विश्व युद्ध को रोकना है तो गुप्त संधियों के स्थान पर खुले रूप से संधियां की जानी चाहिए और ये खुले रूप से जो संधियां की जाती है उसमें जनता को सारी जानकारी होती है। तो इस प्रजातांत्रिक राजनय की कुछ विशेषताएं हैं। इन प्रजातांत्रिक राजनय में जो राजनयिक होते हैं वो न केवल अपने देश के शासक की रुचि का भी ध्यान रखते हैं बल्कि वो अपने देश की जनता की रुचि और जनहित को भी केंद्र में रखकर काम करते हैं। राजनयिक स्तर पर की जाने वाली जितनी भी संधियां और समझौते हैं उनसे सामान्य जनता को परिचित रखा जाता है और जनता समय समय पर उनके बारे में अपनी राय भी प्रकट करती है। कई देशों की जनता में और संगठन में विदेशों से की गई संधियों और समझौतों के लिए विरोधों या समर्थन में भाषण, प्रचार, आंदोलन और जुलूस का भी आयोजन किया जाता है जन समुदायों के द्वारा और संगठनों के द्वारा देशों में।
यानी जब संधियां और समझौते हो जाते हैं और जनता को इसकी जानकारी मिल जाती है, या जो भी संबंधित समुदाय है, संगठन है, जो देश की राजनीति में रुचि लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि लेते हैं, जो संगठन देश के हित पर और राजनीतिक संगठन होते हैं, वो इन संधियों और समझौतों के विरोध में या समर्थन में भाषण, प्रचार, आंदोलन और जुलूस का आयोजन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये एक प्रजातांत्रिक राजनय का ही एक रूप कहा जाता है। प्रजातंत्रात्मक राजनय पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, और ये तत्व होते हैं, उस देश में स्वतंत्र प्रेस होती है, इसलिए स्वतंत्र प्रेस को भी अपनी स्वभाव के अनुसार सारी जानकारी प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक देशों में भाषण की स्वतंत्रता होती है, तो अगर पक्ष में राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई भाषण देता है तो विपक्ष में विपक्षी नेता भी उसका विरोध करते हैं। जनमत का प्रभाव पड़ता है, जनता को जब समझौतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अगर वो ऐसा मानती है कि समझौता हमारे पक्ष में है, तो वो उसके पक्ष में उनका जो फीडबैक होता है वो आता है, और अगर विपक्ष में है तो उस तरह का फीडबैक भी सरकार को प्राप्त होता है। इसी तरह से विभिन्न संस्थाओं और जो संगठन हैं उनका मत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और विपक्षी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्षी दल भी आधार भूमि तैयार करने का काम करते हैं किसी समझौते और संधि के बारे में अपने देश के लोगों की। इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री का नेतृत्व करिश्मावादी है तो उसका भी प्रभाव प्रजातांत्रिक राजनय पर पड़ता है, और दूसरे देशों के साथ संबंधों पर देखने में ये प्रभाव मिलता है। इसी तरह से विदेश मंत्री कितना सक्रिय है और विदेश मंत्री की क्या भूमिका है, उस पर भी प्रजातांत्रिक राजनय डिपेंड करता है। तो प्रजातांत्रिक राजनय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि सरकारें जो भी हैं, वो सरकारें जो भी कार्य करती हैं या राजनयिक दूसरे देशों के साथ में जिस भी तरह के संबंध स्थापित करता है, उनके केंद्र में सिर्फ एक ही दृष्टिकोण होता है, और वो दृष्टिकोण होता है सामान्य हित की उपलब्धि का प्रयास। ये प्रजातांत्रिक राजनय की सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्रजातांत्रिक राजनय में हमेशा गुप्त संधियों का विरोध किया जाता है और खुली संधियों का समर्थन किया जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने भी कहा है कि शांति संबंधी समझौते और उनकी प्रक्रिया भी खुले रूप में होनी चाहिए, यानी ओपन कन्वीनेंस ऑफ पीस ओपनली अराइव्ड एट। इस सूत्र के आधार पे जितनी भी गुप्त संधियां और जितनी भी गुप्त संधियां हैं वो शांति विरोधी होती हैं, और उनका कहना यह है कि इन शांति विरोधी राजनयिक कार्यों पर रोक लगानी चाहिए, गुप्त संधियों पर रोक लगानी चाहिए। खुले राजनय का मतलब ये नहीं है कि गंभीर विषयों पर विचार विमर्श नहीं किया जाए, या जो गंभीर विचार विमर्श किया जा रहा है तो दो राष्ट्रपति या दो राजनयिक निजी रूप से मीटिंग नहीं कर सकते हैं और आपस में आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए वो दो राजनयिक या कुछ राजनयिक चाय पर मिल सकते हैं, आपस में मीटिंग कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये है कि राष्ट्रों के द्वारा कोई गुप्त समझौता नहीं किया जाना चाहिए जिसके बारे में सारी जनता को जानकारी ना हो। तो इसलिए प्रजातांत्रिक राजनय में अब गोपनीय कार्यवाहियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे पूर्व राष्ट्र संघ का भी इसमें योगदान है। 1919 में जब वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसके राष्ट्र संघ के द्वारा भी गुप्त संधियों को समाप्त करने के लिए विदेश नीति पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने पर जोर दिया गया और कुछ कदम उठाए गए। राष्ट्र संघ की धारा 18 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि भविष्य में राष्ट्र संघ के सदस्यों के द्वारा जो भी संधि की जाएगी उसको जल्द से जल्द संघ के सचिवालय में
लिपिबद्ध कराया जाएगा, उसको लिखवाया जाएगा कि हमारे द्वारा ये संधि की गई है, और फिर वो जो लिपिबद्ध संधि है उसको जल्दी से प्रकाशित करके सभी राष्ट्रों के बीच में वितरित किया जाएगा। तो और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो संधि या समझौता अमान्य होगा, और इसके लिए कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो ये संगठन है उसमें कार्यवाही के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रसंघ की ये धारा ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हुई, और पहले से ही बहुत सारे राष्ट्र संघ के सदस्य बहुत राज्य नहीं थे और जो बाद में अलग हो गए। इस तरह से आगे भी गुप्त संधियों का कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संधियों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, और यूएन धारा 102 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य के द्वारा की गई संधि को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा गया है। जिस संधि को पंजीकृत किया जाता है केवल उसी के उल्लंघन या क्रियान्वयन पर संघ के किसी अंग के सम्मुख उस विषय को लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संधि का संघ में पंजीकरण न होने का अर्थ ये नहीं है कि संधि अवैध है, और संघ का जो सचिवालय है समय समय पर संधियों की श्रृंखला को प्रकाशित करता रहता है कि कौन कौन सी संधियां कौन कौन से राज्यों के द्वारा की गई है, और संधिकर्ता राज्य इसका लाभ उठाते रहते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।